हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी में चैप्टर 5 प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लगभग 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो जो हमारा आज का नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखिए बच्चों, हम सबको पता है हम कहाँ रहते हैं। हम रहते हैं एक ब्लू प्लेनेट पर। ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह, ठीक है। और नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी ही एकमात्र अकेला ऐसा ग्रह है हमारे सौर मंडल का जिसमें जीवन है, या कहिए जीवन संभव है। उम्मीद की जा रही है कि और भी ग्रह पर जीवन है, मगर अभी उस जीवन के कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले हैं। तो जब तक प्रमाण नहीं मिल रहे तो इसलिए हमारे ही ग्रह पर जीवन है। अब बच्चों, पृथ्वी पर जीवन क्यों है, और या ये कहिए कि जिसे हम जीवन कहते हैं, वो रूप जिसको जीवन कहा जाता है वो क्या है और वो किस पे निर्भर करता है। तो बच्चों, जीवन बहुत सारे कारकों पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो जीवन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मेन होते हैं, और जो ये कारक होते हैं, ठीक है, क्या क्या, जैसे ऊर्जा, ताप, वायु, भोजन, ये सब कहाँ हैं? जल, ये सब हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में और एक पूरे बैलेंस के साथ उपस्थित है। यही रीजन है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। या ये कहिए कि पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी ब्लू प्लेनेट जिसको कहते हैं, इसमें जीवन को संभव बनाने के लिए संपूर्ण या पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संपदा है। अब आता है ये कि संपदा क्या है, कि ये जो हम कह रहे हैं कि जीवन को बनाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो जीवन है उसको संभव बनाने के लिए संपदा है। तो ये संपदा क्या होती है? संपदा होती है एक आपूर्ति या कहिए एक स्रोत जिससे हमें कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। तो संपदा या संसाधन है स्रोत, आपूर्ति या भंडार जिससे कोई चीज़ प्राप्त होती है। क्लियर? अब ये संसाधन समझ में आ गए, संसाधन भंडार होता है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये भंडार कैसे, तो ये कैसे जीवन को सफल बना रहा है। तो बच्चों, जितने भी जीव सजीव हैं, या ये कहिए जितने भी जैविक घटक, अब आप कहेंगे मैम ये जैविक घटक, तो बेटा देखिए, जो जीव मंडल होता है, जीव मंडल क्या है? जीव मंडल होता है एक ऐसे समूह जहाँ पर जीव रहता है, ठीक है। या ये कहिए पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीव रहता है। कौन? सजीव, जो जितने भी सजीव हैं रहते हैं किसके साथ? जिसमें सम्मिलित होते हैं हमारा जैव मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। वो सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक ऐसा जगह बनाते हैं, एक भाग बनाते हैं जिसमें जीवन सफल हो पाता है, जिसमें जीव रहता है। तो जो वो भाग कहलाता है जीव मंडल, ठीक है। तो जीव जगत को सहारा देने वाला पृथ्वी का ऐसा भाग जो जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल से मिलकर बना होता है कहलाता है जीव मंडल। क्लियर? तो जीव मंडल क्या है? एक भाग है पृथ्वी का। अब बच्चों, ये जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल क्या? तो जो हमारी पृथ्वी है वो एक आवरण से घिरी हुई है। वो एक वायु, बहुत सारी मिक्सचर है जो गैसेस का, ठीक है, एक बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर जिसे हम कहते हैं एयर, वायु। उस वायु का एक ब्लैंकेट बना हुआ है, जैसे एक एनवलप होता है ना, तो ऐसे ही पृथ्वी को उसने कवर किया हुआ है, और वो एनवलप कहलाता है वायुमंडल, जिसमें जीवन को चलाने के लिए, ठीक है, जीवन के लिए जितनी उसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए, उसमें वायु के में सभी वो गैसेस या सभी वो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो होता है वायुमंडल। अब बच्चों, पृथ्वी पर 75% लगभग क्या मिलता है? जल मिलता है, जो अनेक उसमें है, समुद्र के रूप में है, नदी के रूप में है, झरनों के रूप में है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये जल है। तो ये जितना भी जल है
ये सारे जल के स्रोत जितने भी हैं, सोर्सेस हैं, वो सब मिलके बनाते हैं जल मंडल। ठीक है, तो वो कहलाते हैं जल मंडल। और स्थल मंडल होता है पृथ्वी के ऊपर का परत जिसमें जीव रहता है। तो ऊपरी परत जो है पृथ्वी की वो कहलाता है स्थल मंडल। क्लियर हुआ? पृथ्वी के ऊपर की परत स्थल मंडल, उसमें पाए जाने वाले जितना भी जल है वो कहलाता है जल मंडल, और जो आवरण उसको घेरे हुए है वो कहलाता है वायुमंडल। और जब ये तीनों मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तीनों मिलकर पृथ्वी पर एक ऐसा भाग बनाते हैं, एक ऐसा भाग बनाते हैं जिसमें सभी अनुकूलित व्यवस्थाएं होती हैं, जीवन को सहारा देने वाली, ठीक है, जीव को चलाने वाली, जिसमें जीव रह सके, वो होता है जीव मंडल। अब जीव मंडल हमारा दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। दोनों ही घटक मेन हैं हमारे जीव मंडल को बनाने के लिए। अब ये जैविक घटक में बेटा जितने भी सजीव हैं वो सब आ जाते हैं जैविक घटक में, और अजैविक घटक में सब कुछ जितने भी निर्जीव हैं, जितनी भी ये संपदाएं हैं, ये सब आ जाती है। उसमें वायुमंडल भी आ रहा है, जितनी भी वायु में गैसेस है वो सब अजैविक घटक में आ जाएंगे, जल अजैविक घटक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये आ जाते हैं अजैविक घटक। ठीक है, तो जितने जैविक घटक में आ जाएंगे जितने भी सजीव हैं, जीवधारी है। अभी हमने देखा जीव मंडल क्या है, जीव मंडल 3 घटक और जीव सजीव जो जीवित हैं, जीव हैं, तो जीवों को मिला के, तीनों मंडलों को मिला के बना हुआ भाग है वायुमंडल। तो 2 घटक हो गए, जैविक घटक जिसमें जीव आ गए और अजैविक जिसमें ये तीनों मंडल आ जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा जीव मंडल। क्लियर? तो अब हमारा क्लियर होता है कि जीव मंडल क्या होता है, और जीव मंडल के साथ जो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल क्या होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं, और ये सब मिलकर बनते हैं प्राकृतिक संपदा, जो अजैविक घटक होते हैं और जैविक घटक। ठीक है, तो ये सब मिलकर बन गई प्राकृतिक संपदा। अब ये प्राकृतिक संपदा जो होती है वो क्या है और कितने भागों में बांटी जाती है। तो बच्चों, प्राकृतिक संपदा जो होती है या प्राकृतिक संसाधन बातें की है, तो ये भी होते हैं 2 प्रकार के। इनको या ये कहिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं हमारे अक्षय या अनश्वर संसाधन। ठीक है ना, ये जैसे आपने देखा अक्षय या अनश्वर जो परमानेंट है, जिनको ख़त्म नहीं होना है, वो है अनश्वर, जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जो इतनी है कि जिसको ख़त्म होने के कहीं से कहीं कोई चांस होते ही नहीं, वो होते हैं हमारे अक्षय या अनश्वर संसाधन। जैसे अनश्वर संसाधन कौन से हो गए? अनश्वर संसाधन जैसे हमारी जितनी भी सौर ऊर्जा है वो क्या है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, हमारी ज्वारीय ऊर्जा है, क्या है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। उसके साथ साथ वायु है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो भी क्या है, इतनी है कि कभी ख़त्म होने के चांस ही नहीं है। ऐसे ही वर्षा है, रेन, वो भी क्या ख़त्म नहीं होगी। तो ये सब कहाँ आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं इनएक्सेसिबल रिसोर्सेस में, या अनश्वर या अक्षय संसाधनों में इंक्लूड होते हैं। और दूसरी तरफ होता है क्षयशील या नश्वर संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं या वो संपदा है जो यूज करने पे धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, जो खत्म हो जाती है। अब क्लियर हुआ कि प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनश्वर या अक्षय संसाधन, ठीक है, जिसको कहते हैं इनएक्सेसिबल रिसोर्सेस, जो कभी खत्म नहीं होते। और दूसरे होते हैं क्षयशील या नश्वर संसाधन, ठीक है, एक्सेसिबल रिसोर्सेस, जो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं। बच्चों, अब हमारे जो ये 2 संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जो 2 भागों में बट गए हैं, क्षयशील और नश्वर संसाधन। इसका मतलब जो आपूर्ति के साथ, जो मनुष्य के यूज करने पर क्या हो जाते हैं, खत्म होने के, जो खत्म हो सकते हैं या कम हो रहे हैं, वो आते हैं क्षयशील या नश्वर संसाधन में। अब बच्चों, ये जो हमारा है एक्सेसिबल रिसोर्सेस, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय।
नवीकरणीय कि जो खत्म हो रहा है उसको दोबारा बनाया जा सके, ठीक है, दोबारा उत्पादित किया जा सके, वो होते हैं नवीकरणीय। और एक होते हैं अनवीकरणीय जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो जो दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होंगे? नवीकरणीय संसाधन है जैसे जीवधारी, ठीक है, हम जीवधारी को दोबारा आ सकते हैं। अगर जीवधारी की कोई जाति खत्म हो रही है तो उसको धीरे से कंजर्व करके दोबारा उसको वापस किया जा सकता है। ऐसे ही वन, अगर वन होते हैं तो उनको दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे वन जीवधारी, ठीक है, वन हो गए, जीवधारी हो गए, और क्या हो गई, जैसे जल, मृदा, ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय संसाधन है। मृदा जो खत्म हो रही है उसको वापस उसकी जितनी मात्रा में पहुंचाया जा सकता है या उसको खत्म होने से रोका जा सकता है। जैसे वन अगर कट गए, वन कहीं से कट गए तो दोबारा प्लांटेशन कर सकते हैं और दोबारा कुछ टाइम बाद वन को बनाया जा सकता है, वन हो सकता है। ऐसे ही जीवधारी, ठीक है, जल और मृदा, इसको हम देख सकते हैं। मगर उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसको हम चाह कर भी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें आते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? ये जीवाश्म है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, जीवाश्म ईंधन, इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें बनाने में कोई 2, 4, 10, 20 या 100 साल नहीं लगते। ये होता है करोड़ों वर्ष की प्रोसीजर है। तो ये कोयला हमारा कैसे है? देखिए, कोयला कभी ऐसे ही माना जाता है कि कभी अरबों वर्ष पहले, है ना, कई मिलियंस ईयर्स पहले क्या था कि जब धरती पर बहुत सारे जंगल थे, वन थे, तो कोई ऐसी कंडीशन हुई जिसकी वजह से ये सब मिट्टी में आ गए। कोई अर्थक्वेक आया या किसी भी तरह से ये सब धरती पे दब गए। अब जब ये मिट्टी में आ गए तो इनके ऊपर और परत मिट्टी की जमती चली गई और मिट्टी के नीचे ऊपर परत जमती चली गई और ये नीचे और नीचे आते चले गए। और नीचे जाने के बाद इनमें क्या हुआ? इनमें जो रासायनिक क्रियाएं हो रही थी, दबाव से जो प्रेशर बना, उसके साथ साथ धीरे धीरे स्लो प्रोसीजर के साथ ये क्या हो गए? ये जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो गए। तो बच्चों, अगर हम ये सोचें कि कोयला खत्म हो जाए या पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म हो जाए, तो हम पेट्रोलियम को या कोयल को फिर से बना सकते हैं, रिन्यूएबल है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये वो संसाधन होते हैं जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि इनको बनने के लिए करोड़ों अरबों वर्ष लगते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारे प्राकृतिक संसाधन। एक बार फिर से देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनश्वर या अक्षय, जो कभी भी, जिनकी आपूर्ति, जिनको यूज करने से कभी खत्म नहीं होते। दूसरे होते हैं क्षयशील या नश्वर संसाधन, जो यूज करने से धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब जो खत्म हो रहा है उसको भी या तो हम दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं और कुछ को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, या रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते वो कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन। अगर हम इस प्राकृतिक जितने संसाधन हैं, अगर हम इनको देखें किसके आधार पर, अगर हम इनको इनके वितरण के आधार पर देखें तो ये भी 3 प्रकार से इन्हें अलग कर सकते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय, ठीक है, अगर हमको वितरण करा जाए तो राष्ट्रीय में कि राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। फिर राष्ट्रीय संसाधन के बाद बहुराष्ट्रीय संसाधन, बहुराष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, बहुराष्ट्रीय संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन कैसे, कि जितने भी हमने ये रिसोर्सेस लगाए हैं इन सब में इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वितरण किया जा सकता है, इनको कैसे अलग। तो बच्चों जो राष्ट्रीय संसाधन है उसके अंदर आ जाते हैं किसी राष्ट्र में, किसी जगह, ठीक है, उस देश में पाई जाने वाली जो स्थल है, वहाँ की लैंड है, वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर पाए जाने वाली उसकी जो धरती है या जो वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं वो उसका वहाँ के संसाधन हो जाते हैं। जैसे वहाँ पे पाए जाने वाला स्थल या लैंड और वहाँ पे पाए जाने वाले खनिज, ठीक है। ऐसे ही बहुराष्ट्रीय संसाधन में आ जाते हैं, वहाँ कुछ दो से ज़्यादा जो देश हैं, राष्ट्र हैं, उनमें जो आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिलने वाले जगह, जैसे कुछ नदियाँ होती हैं जो कई कई राष्ट्रों में जाती हैं, ठीक है। तो कुछ नदियाँ हैं, समुद्र हैं, कुछ ये कहिए माइग्रेटरी बर्ड होती है जो एक जगह से, एक देश से उड़ के दूसरे देश तक पहुंच जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ये सब आ जाते हैं बहुराष्ट्रीय संसाधन में। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जो सब जगह मिल रहा है, जैसे सन है, सूर्य है, तो सन क्या है, वो एक ही है, ठीक है। अब वो जो अपनी उसकी ऊर्जा मिल रही है, जो सौर ऊर्जा है, वो किसी एक देश को नहीं मिल रही, किसी एक राष्ट्र को नहीं मिल रही, वो किसको मिल रही है, सबको मिल रही है। ऐसे ही एयर है, तो वो कहाँ है, वो सब जगह जा रही है। तो ये हो जाते हैं एयर और सौर ऊर्जा हमारी आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। इसी प्रकार अगर हम संसाधनों को उनकी इस तरह से वितरण के आधार पर किया जाता है और अगर उनको उनकी संरचना के आधार पर अलग अलग किया जाए तो उनको किस तरह से, उनको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक और मिश्रित संसाधन। तो कार्बनिक संसाधन, अकार्बनिक संसाधन और मिश्रित, इसमें क्या क्या आते हैं? तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारे कार्बनिक। तो कार्बनिक संसाधनों में जितनी भी जंतु हैं वहाँ पाए जाने वाले, जितने भी पादप हैं, वो सबको उनको अलग कर दिया जाता है, सबको कार्बनिक संसाधनों में रखा जाता है। और अकार्बनिक संसाधन में रखने के लिए जितनी भी वहाँ की, जितनी भी वायु है, जल है, ये सब, या मृदा है, जल है, वायु है, ये सब कहाँ जाती है, ये सब आ जाती है अकार्बनिक संसाधनों में। फिर आती है मिश्रित संसाधन। तो मिश्रित संसाधन में मृदा आती है, मिट्टी, सॉइल, वो सब आ जाती है, सॉइल आती है मिश्रित संसाधनों में। क्लियर? तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में देखे जीव मंडल और प्राकृतिक संसाधन। जीव मंडल क्या होता है? जीव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर एक ऐसा एरिया बनाते हैं, एक ऐसा भाग बनाते हैं जिसमें जीव आराम से रह सके। तो जीव जगत को सहारा देने वाली पृथ्वी का भाग जिसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल उपस्थित हो, उसे कहते हैं जीव मंडल। ठीक है। और जीव जगत जो होता है, जीव जगत ये 2 घटकों से मिलकर बना है, जैविक, अजैविक, जो एक दूसरे से आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ठीक है। तो उनको सब मिलकर बनते हैं संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं नश्वर और एक होते हैं अनश्वर। अनश्वर जो कभी आपूर्ति के साथ खत्म नहीं होते, और नश्वर वो होते हैं जो टाइम के साथ, आपूर्ति के साथ खत्म हो जाते हैं। नश्वर को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक नॉट रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनको दोबारा योग में लाया जा सकता है या दोबारा बनाया जा सकता है। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने देखे प्राकृतिक संसाधन, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्राकृतिक संसाधन में सबसे बड़ा पहला कंपोनेंट जो है वो है वायु। क्लियर? तो अगर बच्चों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।